वह बच्चा हर दिन मेरे धैर्य की परीक्षा लेता था। गंदे हाथ, अस्त व्यस्त बाल और वही पुरानी शर्ट। जब वह कक्षा में आता है तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो। आज जब वह हमेशा की तरह देर से आया तो मैं आग बबूला हो गई। मैंने उसे इतनी जोर से मारा कि वह हर बार वही काम करने लगा। यहाँ से चले जाओ। वह दरवाजे पर रुका और बोला, मैडम मेरी कहानी सुनिए। मैंने गुस्से से कहा, पहले कुछ बनो, तब हम सुनेंगे और वे कुछ कहेंगे। सोमवार बीत गया, लेकिन जब मैं स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो मेरी मेज पर एक लिफाफा पड़ा था। जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि मयूरेश, खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अच्छी साफ वर्दी पहनकर आओ। जब मैंने उसे डांटा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसके चेहरे पर आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वह तीसरी कक्षा का बच्चा हर दिन मेरे धैर्य की परीक्षा लेता था। मैं बच्चों को मारने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन बर्बादी की भी एक सीमा होती है। 1 महीने से मैं इस बच्चे की हरकतें देखकर तंग आ चुकी थी। हर बार जब वह स्कूल आता और कक्षा में प्रवेश करता तो वही पुरानी शर्ट पहनता, जो अब सफेद की जगह पीला दिखने लगा था। बिखरे बाल, कीचड़ से सने गंदे हाथ, यहाँ तक कि चेहरा भी कीचड़ से सना हुआ था और जूते भी कई जगह से थोड़े फटे हुए थे। एक मोजा लंबी थी और दूसरी छोटी। मैं समझ नहीं पाई कि इस लड़के को क्या हो गया है। मैंने उसे 1 बार, 2 बार, 3-4 बार प्यार से समझाया। फिर मैंने उसे अनदेखा कर दिया और कहा, चलो, कोई बात नहीं, वह खुद ही समझ जाएगा। लेकिन अनुशासन भी किसी चीज का नाम है। मैं वैसे भी एक परिष्कृत स्वभाव की थी। मुझे सफाई बहुत पसंद थी और मेरी कक्षा के बच्चे बिल्कुल साफ थे। वह बच्चा इतना गंदा था कि कोई भी दूसरा बच्चा उसके साथ बैठने को तैयार नहीं होता था। सभी लोग मुंह बनाकर कह रहे थे, टीचर, इसे किसी और के साथ बैठा दीजिए। इसीलिए वह हमेशा आखिरी सीट पर बैठता था और कोई भी उसके बगल में नहीं बैठता था। जहां वह बैठा था वहां पंखा भी ठीक से हवा नहीं दे रहा था। हालांकि वह अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा छोटा था, फिर भी वह ब्लैकबोर्ड भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मैं ऐसे बच्चों को हमेशा आगे की सीटों पर बैठाती थी, लेकिन वह इतना गंदा था कि मेरा खुद का दिल भी उसे आगे की सीट पर बैठाने को नहीं चाहता था। उनमें से एक तो मुझे 2 बार प्रिंसिपल के पास भी ले गया। उसने उसे डांटा भी और उसके चेहरे पर 2 बार थप्पड़ भी मारे। मुझे आश्चर्य हुआ। वह 8 साल का बच्चा मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं रोया था। हालांकि तीसरी कक्षा का बच्चा कितने साल का हो सकता है? ये 8 साल उसे ज्यादा नहीं लगे। चेहरे पर मासूमियत भी थी। अगर उसने अपना चेहरा और हाथ ठीक से धोए होते और साफ कपड़े पहने होते तो यकीनन निश्चित रूप से उससे प्यार कर बैठती। उसकी आंखें बड़ी थीं और बाल भी भूरे थे, लेकिन वे मिट्टी से बने थे। मुझे नहीं पता कि उसकी माँ को इसकी कोई जानकारी थी या नहीं। आप अपने बच्चे को कैसे भेज रहे हैं? मैं नहीं जानती कि आजकल किस तरह के पेरेंट्स हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि बच्चे का रंग इतना पीला नहीं था, लेकिन गंदे होने के कारण उसमें एक अजीब सा काला बैंगनी रंग आ गया था। उन्होंने बच्चे को अस्वीकृति से देखा। खैर, मैंने भी कभी प्यार नहीं देखा था। एक बार मैंने उसे एक बच्चे के साथ बैठाया। वह बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बच्चा कहने लगा, इसके बैग से बदबू आ रही है। मैंने पूछा कि बदबू का क्या मतलब है, तो उसने कहा, उसके बैग से बदबू आ रही है। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने कहा, यहीं आओ, और मेरे बगल में वह आया। मैंने अपनी आंखें नीची करके पूछा, तुम्हारे बैग में क्या है? उसने नकारात्मक रूप में अपना सिर हिलाया। उसने कहा, कुछ नहीं मिस। मैंने कहा, मयूरेश, अपना बैग लाओ। वह चलते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाता गया, अपना बैग पकड़ा और मेरे पास ले आया। जैसे ही मैंने बैग खोला, मेरा दिमाग घूम गया। बस जब मैंने देखा तो मुझे बासी खाने की चीजें दिखीं। मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने कहा, मयूरेश, ये क्या है? वह दूसरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, यहाँ आओ। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके कान पकड़कर मरोड़ दिए। वह सीसी करने लगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें बदबूदार चीजें अपने स्कूल में लाते हुए शर्म नहीं आती? बैग में गंदे कपड़े रखते हो? अपना हुलिया देखो।
तुम विद्यार्थी कम और कंगाल ज्यादा लगते हो। चलो इसे कूड़े में फेंक कर आते हैं। वह इनकार में सिर हिलाने लगा। बोला, नहीं, मैं इसे कूड़े में नहीं फेंकूंगा। मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। मेरी 5 उंगलियां उसके गाल पर छिप गईं। पर वह अजीब बच्चा था। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा था। बस 2:30 बजे तक उसे खड़ा किया। मैंने कहा, अगर यह मेरा स्कूल होता तो मैं तुम्हें खड़े खड़े स्कूल से निकाल देती। तुम बहुत बदतमीज बच्चे हो। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी उम्र का इतना बदतमीज और बदला लेने वाला लड़का नहीं देखा, न ही इतना गंदा। मेरी बात सुनने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला। खैर, मैंने उससे कहा कि जाकर अपना बैग उठाओ, क्लास से निकलो और एक पैर पर खड़े हो जाओ। उसने कहा, दर्द होता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। आइए बाहर चले। मेरी बात सुनकर वह बेचारा अपना थैला उठाकर बाहर खड़ा हो गया। हमारे स्कूल का निर्माण इस कष्ट के साथ किया गया था कि बीच में एक खुला मैदान हो और उसके चारों ओर सभी कक्षाएं बनाई जाए। मैंने उसे बाहर खड़े रहने को कहा। बाहर बहुत गर्मी थी और वह एक पैर पर खड़ा हो गया। वह मुश्किल से 8 साल का था, इसलिए उसे खड़े होने में कठिनाई होती थी, लेकिन मेरी घूरती निगाहों को देखकर वह एक पैर पर खड़ा हो गया। आधे घंटे बाद मैंने उसे बुलाया और बताया, चलो अपना बैग साफ करें। उसने सारी किताबें निकालकर एक तरफ रख दी और बासी खाना खा लिया। उसने उसे बाहर रख दिया। पक्षियों और जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। खैर, मैंने उसे कक्षा में एक अलग कुर्सी पर बैठाया। मैंने देखा कि उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड की बजाय कक्षा के बाहरी दरवाजे की ओर थी, जहां उसने अपना बासी खाना अपने सामने रखा हुआ था, जिसे पंछी खा रहे थे। वह उसी की ओर देख रहा था। मैंने कहा, ब्लैक बोर्ड पर देखो मयूरेश। तभी वह चौंक गया और ब्लैक बोर्ड की ओर देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र बाहर खड़े उसी बासे खाने पर थी। कुछ ही देर में पक्षी खाकर चले गए। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप बैठ गया। मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए केवल 2 महीने ही हुए थे और अब मैं एक टर्म पेपर देने वाली थी। मैंने बच्चों की परीक्षाएं लेना शुरू कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मयूरेश को सबसे अच्छे अंक मिले। यह मेरे लिए अविश्वसनीय था। वह गंदा सा बच्चा, जो न तो अपनी सफाई के प्रति सजग था और न ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। उसके ग्रेड सर्वोत्तम कैसे हो सकते थे? मैंने कहा, मयूरेश, इधर आओ। वह मेरे पास आया। मैंने कहा, आप कॉपी कर रहे थे, है ना? उसने नकारात्मक भाव से अपना सिर हिलाया। नहीं मिस, मयूरेश कॉपी नहीं करता है। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसे थप्पड़ मारते हुए उसका कान भी पकड़ लिया। कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली बच्चा उसी बच्चे के पीछे बैठा था। मुझे 100% यकीन था कि उसने उसी बच्चे के कॉपी करके लिखा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने इस बच्चे के बारे में भी कुछ कहा था। संख्याएं इससे भी कम आईं। मैंने कहा कि मुझे झूठ से नफरत है। मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम जीवन भर मेरी पिटाई को नहीं भूलोगे। सच बताओ, आप बातचीत कर रहे थे, है ना? उसने कहा। नहीं मिस, मैं उससे बहुत नाराज थी। मैंने उसे फिर थप्पड़ मारा। मैंने कहा, सच बताओ, कौन चैट कर रहा है? उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉपी नहीं की। मैं इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि इतना बड़ा बच्चा कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा था और कितना जिद्दी था। मैं जानती थी कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। मैंने उसे फिर थप्पड़ मारा। मुझे नहीं मालूम क्यों मैं इस बच्चे को लेकर जिद्दी होने लगी थी। हर बार वह एक ही बात कहता है, मिस, मैंने कॉपी नहीं की। और मेरे लिए दूसरी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 8 वर्षीय युवक यह बात कह रहा है। छोटे बच्चे थप्पड़ पड़ने से पहले ही रोने लगते हैं ताकि शिक्षक उनके मुंह पर थप्पड़ न मार दे। यह कैसा बच्चा था? वह रो नहीं रहा था, उसे पीटा जा रहा था। सच भी नहीं बोल रहा था। हालांकि मैं अपने गुस्से पर कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब रही। मैंने उससे कहा कि उठकर बैठ जाओ। पता नहीं क्यों मैं इस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि वह एक छोटा मासूम बच्चा था, लेकिन वह मेरे लिए एक जिद्दी इंसान बन गया था। एक तो उसके कपड़े गंदे हैं, हाथ गंदगी से सने हैं और चेहरा बिखरा हुआ है।
मैं तभी वहां से निकलती जब मुझे कोई टूटा हुआ जूता दिखता। मैंने इस बच्चे से कब प्यार से बात नहीं की। खैर, बच्चा बैठने लगा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू नहीं थे। मेरे लिए वह बच्चा गया काज़ीबो एक घटिया किस्म का प्राणी था। बच्चे रो रहे थे, लेकिन वह नहीं रो रहा था। उसे जितना चाहो थप्पड़ मारो, वह चुप रहा। उसने अपनी बात से एक पल भी नहीं चूका। खैर, जब मैं अगले दिन स्कूल आई तो सीधा टीचर के पास गई। मैंने पूछा, आपने इस बच्चे को स्कूल में क्यों रखा? यह कोई सरकारी स्कूल नहीं है, वहाँ एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। क्या आपने इस बच्चे की वर्दी देखी है? ये कितनी पुरानी है, फिर भी आप उसे स्कूल से नहीं निकालते? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस बच्चे को निकाल देती, उन्होंने कहा। उसकी वर्दी पुरानी है, लेकिन वह पढ़ाई में अच्छा है। मैडम की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ था। उन्होंने कहा, वह समय पर पढ़ाई कर देता है। मैंने कहा, उसकी माँ एक बार प्रिंट मीटिंग में आ चुकी है। वह ना कहने लगी। वह तो बस एडमिशन लेने आई थी, तब से यह नहीं आई है। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने देने के लिए बहुत विनती की थी, इसीलिए मैंने इस बच्चे को बाहर नहीं निकाला। बस इतना समझ लीजिए कि मुझे नहीं पता क्यों मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकी। महोदया, आपने जो कहा वह मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। वह वास्तव में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं था। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने कल उस बच्चे को परीक्षा में मार दिया? मैंने कहा, हाँ, वह कॉपी कर रहा था। मैडम ने कहा, यह सच नहीं है। वह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा है। उसके पास हमेशा समय रहता है। वह किसी से बातचीत नहीं करता। यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। ये संभवतः मेरे जीवन का पहला बच्चा था, जो कि एक अजीब बात थी। फिर उन्होंने कहा कि वह प्रथम श्रेणी में भी स्थान लेता रहा। मुझे मैडम की बात पर विश्वास नहीं हुआ था। खैर, मैं अपनी कक्षा में पहुंच गई। जब मैंने पहली बार मयूरेश को ध्यान से देखा, तो वह एक नज़र किताब को घूरता रहा। जब मैं उसे ब्लैकबोर्ड पर गणित का कोई प्रश्न समझाती, तो वह बस एक बार उसे देखता और फिर अपनी कॉपी पर उसे हल करना शुरू कर देता। उसका हाथ तेजी से कॉपी पर चलने लगा। एक बार मैंने इसकी प्रति देखी। लिखावट बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रश्न में कोई गलती नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह यहाँ आए। शायद वह मुझसे डरने और घबराने लगा था। उसने कहा, मिस, मैंने कहा था ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न हल करें। उन्होंने मेरे हाथ से प्रश्न लिया और 1 मिनट के भीतर उसे हल कर दिया, जो कि बिल्कुल सही था। मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पर इस तरह 3 प्रश्न करने को कहा। उन्होंने तीनों को हल करके दिखाया। मुझे यकीन था कि वह पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन फिर वह ऐसा क्यों दिखता है? उन दिनों मेरे रिश्ते की चर्चा चल रही थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, हालांकि मैं अपने ही घर की अव्यवस्था में फंसी हुई थी। रिश्तेदार मुझे देखने आए और उन्हें मैं पसंद आ गई। हालांकि यह सिलसिला पिछले 4 वर्षों से चल रहा था, लेकिन मेरा मन अब बना था। वह कुछ ही महीनों में शादी करना चाहता था और रिश्ता इस शर्त पर तय हुआ कि मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी। क्योंकि मेरे मंगेतर अक्षय की सी नलरी बहुत अधिक नहीं थी, इसीलिए मेरी सास ने पहले ही कह दिया था कि घर को वे दोनों मिलकर ही चला सकते हैं। मेरी माँ ने भी रिश्ता तय कर दिया था। मुझे इस पर कोई आपत्ति भी नहीं थी। मैं अपने माता पिता के घर पर भी काम कर रही हूँ। मैंने बाद में भी काम करना जारी रखा और स्कूल में वेतन भी अच्छा था। वैसे भी मैं इन दिनों शादी की खरीदारी में व्यस्त थी, इसीलिए मैंने मयूरेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार मैं खरीदारी में व्यस्त थी जब मैंने मयूरेश को वहां देखा। बाजार के एक कोने में एक कूड़े का डिब्बा रखा था और वह उस कूड़े के डिब्बे में से कुछ निकाल रहा था। मैं यह देखकर हैरान रह गई। वह एक अजीब गंदा बच्चा था। खैर, इससे पहले कि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि वह इस गंदगी और कचरे में क्या कर रहा है, मेरी माँ ने कहा, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। साक्षी ने बुलाया है, तुम्हारी सास घर आ गई है। मैं सोच रही थी कि वह इतनी जल्दी क्यों आ गई। साक्षी मेरी छोटी बहन का नाम था, लेकिन फिर भी हम घर चले गए। मेरी सास एक जोड़ी जूते लेने आई और एक जोड़ी जूते मेरे साइज के थे, ताकि कुछ जूते और बूट खरीद सके। अगली बार जब मैं स्कूल गई तो मयूरेश नहीं आया था और यही उसका दिन का काम था।
वह हमेशा उसे कक्षा में लाता था और आज मैं उसका इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था कि आज मैं उसे पूरी क्लास के सामने बेइज्जत कर दूंगी। मैंने अपने जीवन में इतना गंदा बच्चा कभी नहीं देखा। कुछ देर बाद वह आया, मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें नीची करके बोला, मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, आओ और मेरे पास आओ। वह मेरे पास आया। मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा, मैं घर से आया हूँ। मैंने कहा, कल मैंने तुम्हें बाजार में देखा था। तुम कचरे में क्या ढूंढ रहे थे? तुम्हारा मन टूटा नहीं है? ऐसे गंदे इंसानों के कूड़े में हाथ डालने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनने के बाद उसने पूरी कक्षा की ओर देखा। सभी बच्चे उसकी ओर निराशा और घृणा से देख रहे थे। उसने अपनी नजरें फेर लीं। मैंने पूछा, बताओ, तुम वहां क्या कर रहे थे? उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मयूरेश, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा, मैडम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं गंदा हूं, है ना? इसीलिए मुझे कूड़े में रहने की आदत है। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। यह कहते हुए उसने अपने मिट्टी से सने हाथ मेरे सामने फैला दिए। मैंने रेत भी नहीं दी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उसके हाथ पर जोर से मारा। पूरी छड़ी उसके हाथ पर जोर से लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। मैंने कहा, तुम बहुत साहसी व्यक्ति हैं। देखिए, आगे बढ़ने पर आपको असफलता ही मिलेगी। उसने जवाब दिया। उसने मेरी ओर देखा। पहली बार मैंने उसकी आंखों में बेबसी देखी। उसने कहा, मैडम, मुझे मार दो, दंड दो, बस बुरी बद्दुआ मत करो। माँ कहती है कि शिक्षक का श्राप पिता के श्राप जैसा लगता है। इतने छोटे बच्चे से इतनी बड़ी बात सुनकर मुझे निश्चित रूप से आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक आध्यात्मिक माता-पिता की तरह होता है, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं और शाप भी माता-पिता की तरह लगते हैं। फिर उन्होंने कहा, मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे अपने व्यवहार पर थोड़ा अफसोस क्यों हुआ, लेकिन मैंने खुद को झकझोरा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसकी हरकतें ऐसी ही थीं। वैसे भी मेरी शादी का दिन नजदीक आ रहा था। मैंने अपनी मैडम से 1 सप्ताह की छुट्टी ली, फिर 1 सप्ताह शादी में बीता। शादी के 2-3 दिन के भीतर वह मुझे नैनीताल के हर कोने में ले गया, लेकिन फिर उसने कहा कि वह मुझे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा वेतन इतना अधिक नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। फिर मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी और वह भी अपने ऑफिस जाने लगा। जीवन खत्म हो गया था। मेरे ससुराल वालों में मेरी ननंद थी और एक देवर भी था, लेकिन दोनों वह विवाहित थी और कभी कभार ही आती जाती थी। बस एक सास थी और एक छोटा देवर पढ़ रहा था। मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थीं और मेरी सास ने भी मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं डाली थीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं काम कर रही हूँ। दोपहर को जब मैं स्कूल से लौटती तो मेरी सास मेरे लिए दोपहर के भोजन में 2 रोटियां बनाती। मेरी सास ने भोजन को गर्म करके मुझे गर्म रखा, हालांकि मैं कहती थी, माँ, मुझे रहने दो, मैं इसे खुद बनाऊंगी। वह कुछ नहीं कहती। मैं इसे रोहन के लिए भी बनाऊंगी, इसलिए मैं आपकी 2 रोटियां खाऊंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें तो जीवन आसान हो जाएगा। मुझे खुशी थी कि मेरी सास बहुत अच्छी थीं। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करती और फिर सो जाती, और वह इतनी करी बनाती कि वह अगले दोपहर तक चल जाती और आटा भी बहुत चिपचिपा होता। रात्रि भोजन की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं बर्तन भी धोती थी। मेरी सास ने कपड़े साफ करने और धोने के लिए एक नौकरानी रखी थी। बाकी छोटे मोटे काम वह खुद ही करती थी। मेरा जीवन बहुत आसान था, इसलिए जब मैं कुछ दिनों बाद स्कूल वापस लौटी तो मेरे बच्चे बड़ी खुशी से मुझे बधाई दे रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। पहली बार मैंने मयूरेश को हाथ में गुलाब लेकर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने गुलाब को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मैंने पूछा, इसके पीछे क्या छिपा है? फिर डरते डरते उसने गुलाब का फूल आगे बढ़ाया। उसने कहा, मैडम, मैं यह आपके लिए लाया हूँ। आप शादीशुदा हो गई हैं, इसीलिए। मैंने कहा, तो फिर तुमने क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, मुझे डर है कि आपको बुरा लगेगा। अपने गंदे हाथों से फूल लेना। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद है या नहीं।
पहली बार उसके शब्दों ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया। मैंने कहा, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो अपने हाथ धो लो। उसने कहा, ठीक है मैडम। ये कहते हुए उसने मुझे फूल थमा दिया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अक्षय अक्सर मुझे वापस आते समय लेने आते थे, क्योंकि उनका कार्यालय मेरे स्कूल के नजदीक था और वे दोपहर के भोजन के समय मुझे वहां छोड़ देते थे। हम लोग खाना भी साथ खाते थे। जब मुझे शादी के 1 महीने बाद वेतन मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे पूरा वेतन ले लिया था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं पैसे रख लूंगी। मैं इसी सैलरी से अपने छोटे मोटे खर्च चला लेती थी, लेकिन मुझे अपनी सास का रवैया पसंद नहीं था। रात को जब अक्षय से बात हुई तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें काम करने की इजाजत दी है ना? और तुम अपनी माँ को पैसे भी देती थी? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था। मैं जो भी पैसा कमाती थी, उसे रख लेती थी। एक मनुष्य की 100 जरूरतें होती हैं। अब मैं जो भी पैसा कमाऊंगी, उसे तुम्हारी माँ के हाथों में रखूंगी और अपनी हर जरूरत के लिए उनसे मांगूंगी। एक जीप की कीमत कितनी होगी? उन्होंने कहा कि यह अजीब नहीं लगता। मैं अपना वेतन भी अपनी माँ के हाथों में रखता हूँ। जब आवश्यकता होती है तो मैं भी इसकी मांग करता हूँ। वो मेरी माँ है। मुझे अपनी माँ से पूछने में कोई शर्म नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मुझे यह सब पसंद नहीं आया। उसने कहा, देखो, मैं बिल्कुल भी चर्चा के मूड में नहीं हूँ। तुम जो भी कमाओगी, उसे मेरी माँ के हाथों में रख दोगे। क्या तुम्हें दोपहर को मेरी माँ के हाथ से रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती? क्या आपको अपना वेतन पाने में शर्म आती है? वे आपकी कितनी परवाह करते हैं? अक्षय की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वैसे भी मेरी सांस लेने की पद्धति बदलने लगी थी। जब मैं सुबह स्कूल जाने लगी तो कहने लगी, यह करो और फिर अपना दोपहर का खाना बनाओ। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। शायद अक्षय ने मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि तब से उनका मूड खराब रहता था। मैं अपने लिए रोटी बनाकर चली जाती, अन्यथा वह आकर मेरे लिए बना देती। दोपहर को जब मैं आई तो अपने लिए रोटी बनाने लगी, तो वह कहती है कि रोहन भी आ रहा है, उसके लिए भी एक रोटी बनाओ, यदि आप पर कोई बोझ नहीं है। वह एक ही समय में काम के बारे में बात करती और ताना मारती। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। अगर मैं अक्षय से कुछ कहती तो वह मुझसे लड़ने लगता। वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जबान इतनी बुरी है। अरे, तुम क्या उपकार कर रहे हो? आप 20,000 महीना क्या देती हैं? मैंने अपनी जेब में 5 रुपये रख लिए ताकि मैं सुबह स्कूल के लिए निकल सकूं। मैं भी इसे ले रहा हूं। तुम्हें इस बारे में इतनी चिंताएं हैं कि ऐसा लगता है जैसे तुम ही मेरा पूरा घर चला रही हो। हमने तुम्हारी माँ से पहले ही कह दिया था कि तुम काम करोगे और हम बिना नौकरी के रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। यह रिश्ता उसी शर्त पर स्वीकार किया गया था और इसलिए मुझे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जब कोई नौकरी के लिए अनुमति देता है तो इसका क्या मतलब होता है। उसे घरेलू खर्च भी उठाना पड़ेगा। और मेरी माँ ने साफ कह दिया था कि अक्षय और तुम्हारी बेटी दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, तभी वह घर चल पाएगा और अब तुम मुंह चलाने लायक हो जाओगी। देखो, तुम खुद ही घर का माहौल खराब कर रही हो। हालांकि मैं समझ गई थी कि मैं जो भी कमाऊंगी उसे अपनी सास के हाथों में रखना होगा, ताकि मेरे पति का मूड मेरे प्रति सही बना रहे। अगर मुझे लड़ना पड़े और भागना पड़े तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बहनें मुझसे छोटी थीं और आज की दुनिया में रिश्ता ढूंढना मुश्किल था। बलिदान हमेशा महिला को ही करना पड़ता है। खैर, मैंने अपना मन बना लिया था। हाँ, ऐसा होता था कि जब मुझे अपनी सास की कठोर बातें ज्यादा सुननी पड़ती थीं, तो मैं अगले दिन आकर स्कूल में बच्चों को थोड़ा ज्यादा डांटती थी। ऐसा करने वाली मैं पहली शिक्षक नहीं थी। अधिकांश शिक्षक ऐसा करते हैं। वे अपने परिवार की गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते थे। हालांकि यह गलत है, फिर भी हर कोई ऐसा करता है। आज सुबह भी मेरी सास ने मुझे बहुत सी बातें बताईं। मैं बहुत क्रोधित थी। जब मैं स्कूल पहुंची तो मयूरेश अभी भी बहुत देर से आया था। मैंने उससे कहा कि वह यहाँ आए। वह चुपचाप मेरे पास आया। उसने कहा, मैडम, मैं आपको बता दूं कि मैं देर से क्यों आ रहा हूँ। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। आज तो मानो मैंने अपनी सास का सारा गुस्सा इस बच्चे पर उतार दिया हो।
मैंने उसकी पीठ पर थप्पड़ मारकर उसे लाल कर दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उसे जोर से मारा। मुझे नहीं मालूम, मैं पागल थी। मैंने कहा, मैं तुमसे तंग आ गई हूं। तुम इतने गंदे हो कि कोई भी तुम्हारे बगल में बैठने को तैयार नहीं है। मेरे मन में जो भी आया मैं कहती रही, लेकिन असल बात यह थी कि मैं अपनी सास से नाराज थी। मेरा गुस्सा उस मासूम बच्चे पर था। पहली बार वह रो रहा था। वह बार बार कह रहा था, मैडम, आज आपको क्या हुआ? मैंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया, यहाँ तक कि उसकी पीली वर्दी भी हल्के लाल रंग में बदलने लगी। शायद मेरी भी टक्कर हो चुकी थी और उसके शरीर से खून की हल्की धार बहने लगी थी। जब मैं मयूरेश को मार रही थी, तो कक्षा के अन्य बच्चों ने भी मुझसे कहा कि भगवान के लिए उसे अकेला छोड़ दो। मैं इतनी सदमे में थी कि मुझे लगा कि वह मर जाएगा। जब उसने ऊपर देखा और तो उसे होश आ गया। मयूरेश को रोते बिलखते देखा। वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह चिल्ला रहा था। मैंने कहा, अगर भविष्य में आप मुझे इस तरह से देखें तो दोबारा देखिएगा। स्कूल समय पर आए। मुझे अपनी सास पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह गुस्सा इस बेचारे लड़के पर निकल आया। खैर, सहकर्मी चले गए। सभी बच्चे चले गए थे, लेकिन वह वहीं बैठा रो रहा था। उसने मुझसे कहा, मैडम, क्या मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा क्यों हूं? मैंने कहा, मुझे यह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप ऐसे क्यों हैं। ये कहकर मैंने आज भी मैडम से शीघ्र विदा ली। अन्यथा सभी शिक्षक छुट्टी के बाद सभी कॉपियां जांच लेते और चले जाते। मैं घर आई और सिर बांधकर बैठ गई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मयूरेश नहीं आया था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं बहुत चिंतित थी। मुझे नहीं पता कि वह बच्चा क्यों नहीं आया था। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं उसे नहीं मारूंगी। मुझे नहीं मालूम कि वह कल मुझसे क्या कहना चाहता था। जब मैं इन्हीं विचारों के साथ स्टाफ रूम में गई तो मैंने वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा देखा। मैंने वहां एक कर्मचारी से पूछा कि यह कागज कहाँ से आया, तो उसने बताया कि आपकी कक्षा के मयूरेश नाम के एक बच्चे ने कल मुझे यह दिया था। वह कह रहा था, यह मुझे दे दो। मैंने इसे यहाँ इसलिए रखा क्योंकि आप कल जल्दी चले गए थे। जब मैंने वह पेपर खोला तो उसे पढ़कर मैं दंग रह गई। मैंने क्या किया? इतना बड़ा अन्याय! शायद मेरे जीवन के हर दर्द का कारण वह अन्याय था जो मैं बिना किसी कारण के मयूरेश पर करती रही। मैंने स्कूल से छुट्टी ली और इस झुग्गी बस्ती में भाग गई। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक पुराना कब्रिस्तान था। जब मैं इस कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। वह दो कब्रों के बीच सो रहा था और उसकी हिचकियां बंधी हुई थीं। वह रो रहा था। वर्दी पर खून के धब्बे अब गहरे हो गए थे, जिससे उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका हाथ एक कब्र पर था और पैर दूसरी कब्र पर फैला हुआ था। सबसे ऊपर पट्टिकाएं थीं। वे दोनों पति पत्नी थे। शायद मयूरेश के माता पिता थे। वह एक परित्यक्त बच्चा था। उनकी माँ ने उन्हें इस स्कूल में दाखिला दिलाया था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी थी जिसमें बच्चे के कपड़े रखे हुए थे। वह इस पुराने कब्रिस्तान में रहते थे। जब उसे भूख लगती तो वह कूड़े से खाना उठाकर खा लेता। वह अपने थैले में बासी खाना लेकर आता था ताकि स्कूल के छुट्टी के दौरान खा सके। आज तक इस बच्चे ने न जाने कितनी बार बासी खाना खाया है। वह वर्दी वही पुरानी थी जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। अब तक वह बचपन वाली वही छोटी लंबी मैली पीली वर्दी पहनता था। वह छोटा बच्चा किस प्रकार का जीवन जी रहा था और मैंने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। मैं बहुत रो रही थी। मैं उसके पास आई। जब उसने मुझे रोते हुए सुना तो वह जाग गया। वह उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैडम, रोइए मत। जब आप रोती हैं तो मुझे दुख होता है। अपना दर्द भूल जाइए। वह अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछ रहा था। अब मुझे पता चला कि उसके हाथ कीचड़ से क्यों सने हुए थे। वह अपने माता पिता की कब्रों के बीच सोया करता था। मैं अक्सर सोचती थी कि वह रात को कैसे सो पाता होगा, चाहे उसे डर लगता हो या नहीं। हवा नहीं चल रही थी। वहां एक भ्रम की स्थिति थी। मुझे नहीं मालूम कि कितने बच्चों का पालन पोषण इस तरह से किया जा रहा है और मैं कितनी कृतज्ञ थी।
मुझे एक अच्छा घर तो मिल गया था, लेकिन मैंने अपने स्वर्ग को ही नरक में बदल दिया। शायद मुझे लगा कि मैंने उस बच्चे की आह सुनी है। मैंने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, उसका पुराना बैग उठाया और उसे घर ले आया। मेरी सास के माथे पर चोट लग गई। उसने पूछा, "यह कौन है?" मैंने कहा कि एक बच्चा है, वह अनाथ है। "क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपका पूरा वेतन दूं?" "मैं सारा वेतन दूंगी। मैं शाम को ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें वह पैसे भी दे दूंगी। इस बच्चे को रहने के लिए जगह दो।" मेरी सास के पास एक छोटा सा कमरा था, जिसका उपयोग वह स्टोर रूम कक्ष के रूप में करती थी। उसने कहा, "चलो, उसका बिस्तर इसी पर बनाते हैं।" मैंने वहां एक पंखा खरीदा और उसे लगा दिया तथा एक बिस्तर भी बना दिया। जब से वह बच्चा मेरे घर में रहने लगा है, पहली बार मैंने खुद उसके हाथ मुंह धुलवाए और उसे यूनिफॉर्म भी दी। मेरे पति का वेतन 2 गुना हो गया। मेरी सी नलरी भी बढ़ गई, क्योंकि मैंने उस अनाथ बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखा था। मेरे जीवन में खुशियां आने लगीं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई यह समझ सके कि अनाथ के सिर पर अपना हाथ रखकर भगवान मानवीय चिंताओं को समाप्त कर देगा और उन्हें खुशियों में बदल देगा।